दोस्तों भारत में आज 271 बिलियनियर्स हैं। India has hit a major milestone, now boasting a total of 271 billionaires. और पिछले एक साल में 84 नए इंडियन बिलियनियर्स बने हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बिलियनियर्स वाले देशों की लिस्ट में हम तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि $1 बिलियन का मतलब होता है 8700 करोड़ रुपए। बिलियनियर्स के मामले में हमारा सिटी ऑफ ड्रीम्स यानी मुंबई बीजिंग को पीछे छोड़ते हुए एशिया का बिलियनियर कैपिटल बन चुका है। It has surpassed Beijing for the first time and is among the top 3 billionaire capitals in the world. अगर हम 2018 से 2022 तक का डेटा देखें तो भारत में हर दिन 70 नए मिलियनियर्स बने हैं। मुंबई और दिल्ली जैसे शहर आज दुनिया के टॉप 50 वेल्थिएस्ट शहरों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं और वॉशिंगटन डीसी तक को पीछे छोड़ चुके हैं। अगर इकोनॉमिक प्रोजेक्शन की तरफ नजर डालें तो पता चलता है कि 2030 आते आते अमेरिका और चीन के बाद हम दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। India is set to become the world's third largest economy by the end of this decade. और करेंटली हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी भी बन चुके हैं। यहाँ तक सुनकर जेन्युइन नहीं लगता है कि अपने देश में तो सब बढ़िया चल रहा है, चारों तरफ सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ दिख रही है। भारत में सब अच्छा है, सब चंगासी। मेन स्ट्रीम मीडिया और इवन सोशल मीडिया पर भी कुछ लोग आपको दिन भर सिक्के का यही वाला साइड दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी सिक्के का एक दूसरा साइड भी है जो हम सबके बीच मौजूद तो है, लेकिन इसके सारे इको चैम्बर्स और पॉलिटिकल नैरेटिव्स के बीच कहीं न कहीं दब जाते हैं। और ये कहानी भी इसी भारत की है जहाँ टॉप 10% इंडियन पॉपुलेशन के पास नेशन का 77% वेल्थ स्टोर्ड है। ये कहानी भी इसी भारत की है जहाँ 2017 में जनरेटेड टोटल वेल्थ का 73% देश के रिचेस्ट टॉप 1% लोगों के पास गया था और बाकी का 670 मिलियन लोग बस अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे थे। इन आंकड़ों में वो दर्द छिपा है जो कभी किसी न्यूज हेडलाइन का हिस्सा नहीं बनता। अगर हम भारत में एक्सट्रीम इनकम इनइक्वालिटी की बात करें तो ये इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आज हालत साउथ अफ्रीका और ब्राजील से भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। रिपोर्ट्स की माने तो रिच पुअर डिवाइड ब्रिटिश राज के समय भी इतना ज्यादा नहीं था जितना आज हो चुका है। फिर भी यही अमीर लोग और तमाम कंपनियों के सीईओज चाहते हैं कि हम और आप जैसे मिडिल क्लास पुअर लोग हंसते हुए 70, 80, 90 घंटे तक काम करें। I don't believe in work-life balance. I regret I'm not able to make you work on Sunday. क्योंकि भाई आम आदमी घर बैठे वीबी को कब तक देखता रहेगा? क्या यही पहचान होती है एक स्टेबल इकोनॉमी और डेमोक्रेसी की? क्या ऐसे बनेंगे हम विश्व गुरु? आइए जरा डिटेल में इस पर नजर डालें। इतिहास के पन्नों को पलटे तो एक समय था जब हमारे पास ग्लोबल जीडीपी का लगभग 1/3 हिस्सा हुआ करता था। फिर समय का पहिया घूमा, ब्रिटिशर्स आए, कॉलोनियल्स रूल चला। फिर जैसा कि रिसेंट ऑक्सफैम इंटरनेशनल रिपोर्ट्स बताती है, ब्रिटिशर्स ने भारत से $64 ट्रिलियन की लूट की। फिर इंडिपेंडेंस के समय देश का बंटवारा हुआ। उससे पहले बंगाल फैमिन और रेफ्यूज प्रॉब्लम्स की वजह से इकोनॉमिक कंडीशन पहले से ही खराब हो चुकी थी। इसी समय आइडियोलॉजिकली हम यूएसएसआर के काफी करीब हो गए थे, जिसकी वजह से भारत में भी सोशलिस्ट इंस्पायर्ड कई इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई गयी। सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग के तहत कई 5 ईयर प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया गया। स्टेट कंट्रोल पर ज्यादा फोकस किया गया। 60 से 70 के दौर में कई इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज किया गया। कई लैंड रेडिस्ट्रीब्यूशन के तहत लैंड रिफॉर्म्स लागू किए गए। इससे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में थोड़ी कमी तो देखी गई, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पॉलिसीज बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हुई। फिर 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए तब ओवरऑल इकोनॉमिक के लिए ये एक अच्छा समय था, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अब खुल चुकी थी। लगभग हर सेक्टर में रिपैड ग्रोथ होने लगा था। लेकिन इसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ भी शिफ्ट होने लगी और यहीं से मॉडर्न इंडियन इनकम इनइक्वालिटी का ग्राफ एक्सट्रीम की तरफ बढ़ने लगा। भारत में इनकम इनइक्वालिटी पूरी दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट है। भारत में इनकम इनइक्वालिटी को अगर आपको समझना है तो पहले ये जानना होगा कि पुअर, मिडिल क्लास और रिच को कैसे डिफाइन किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई फिक्स टेबल या कोई स्लैब मौजूद नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स और रिसर्च पेपर्स के अनुसार 5 लाख से कम सालाना कमाने वाले पुअर कैटेगरी, 5 से 30 लाख सालाना कमाने वाले मिडिल क्लास, 30 लाख से ऊपर कमाने वाले रिच कैटेगरी। लेकिन इसमें रीजनल डिस्पैरिटी का क्या? बिहार के किसी गांव और बेंगलुरु में रहने वाले 10 लाख पर ईयर कमाने वाले लोगों की लाइफ स्टाइल में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। इसीलिए असली सवाल सिर्फ इनकम इनइक्वालिटी का नहीं है, बल्कि सिस्टम में मौजूद उन खामियों का है जो रिच पुअर डिवाइड को बढ़ावा दे रही है। टैक्सेशन पॉलिसीज से लेकर इकोनॉमिक
फर्म्स तक हर क्षेत्र में ऐसी गड़बड़ियां मौजूद हैं जो सिर्फ एक तबके को फायदा पहुंचा रही हैं। सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ नंबर्स देखकर खुद को तसल्ली देते रहेंगे या फिर रियल ग्रोथ और इकोनॉमिक जस्टिस की भी बात करेंगे।